हेलो 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 बच्चा पार्टी। हेलो, स्वागत है आप सबका अपना अकादमी गुरुकुल में। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? होपफुली अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है बेटा, ये क्लास 12 का वाला चैप्टर है फिजिक्स का, उसको पढ़ेंगे हम। ठीक है, ध्यान दें। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है स्टूडेंट, तो बच्चा पार्टी आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 फिजिक्स का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। पेशेंस के साथ में पूरा वीडियो देखना बच्चों, ठीक है ना? मज़ा आएगा, काफ़ी मज़ा आएगा आपको। और इस वीडियो के अंत तक मैं इतना इंटरेस्ट डेवलप कर दूंगा आपके अंदर फिजिक्स के लिए, इस चैप्टर के लिए बेसिकली, कि आप फिर मज़ा आने लगेगा आपको इस चैप्टर को पढ़ने में। ठीक है ना? तो ध्यान दें, हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज से। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, आपने कहीं पे नाम सुना है चार्ज का? चार्ज का नाम सुना है कहीं पे? चलो छोड़ो, ये बात भी छोड़ो, ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाम सुने हो कहीं पे? हाँ बच्चा पार्टी, कहीं पे नाम सुने हो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सुने ही होंगे कहीं ना कहीं बच्चा, सुने होंगे ना? हाँ सर सुना तो है। सुना है सर, कहाँ पे सुना है सर? केमिस्ट्री में सुना है और फिजिक्स में भी क्लास 10th में हमने थोड़ा सा सुन रखा है इसके बारे में। ठीक है सर, आप अभी इसका डिस्कस क्यों कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसकी ज़रूरत है? हाँ ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। इलेक्ट्रॉन, अच्छा आपने ये भी सुन रखा होगा कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। कैसे चार्ज होता है बच्चों? निगेटिव चार्ज। कैसे चार्ज होता है? निगेटिव चार्ज। और प्रोटॉन पे कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन कैसा होता है? न्यूट्रल। आपने सुन रखा ना, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज। कैसे चार्ज होता है बच्चों? निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन कैसा होता है बच्चों? न्यूट्रल। कैसा होता है? न्यूट्रल। ठीक है, तो सर एक बात बताओ कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, क्यों होता है निगेटिव? प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है, क्यों होता है पॉजिटिव? है ना क्वेश्चन सर, कि निगेटिव चार्ज होता है। और दूसरी क्वेश्चन कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता कितना है? निगेटिव होता है तो कितना होता है सर? या एक प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो कितना चार्ज होता है सर? तो सबसे पहले तो हम यही डिफाइन करेंगे कि चार्ज होता ही क्या है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल आराम से। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। सारे वीडियोज़ मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा ताकि आपको हर एक वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दो ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास में रिंग बज जाए, यानी कि आपका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख सको। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दें, हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में। डेफिनेशन पढ़ते हैं चार्ज की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, चार्ज की डेफिनेशन, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन है। ध्यान देना, हम लिखते चलेंगे और समझाते चलेंगे। ठीक है ना, दोनों काम एक साथ करेंगे। ठीक है, चार्ज is intrinsic property of body। अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसके आगे भी है, तो इसका मतलब समझते हैं बच्चों। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी। इसका मतलब क्या? इंट्रिंसिक का मतलब क्या होता है सर? यहाँ पे यही तो एक वर्ड है जिसका मतलब हमें पता नहीं। इंट्रिंसिक, इसका मतलब क्या होता है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है बच्चों वो प्रॉपर्टी जो नेचर ने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड कर रखा है, यानी कि वो प्रॉपर्टी इंसानों के, मतलब हम उसको क्रिएट नहीं कर पाते। अगर मैं बोलूँ कि इसमें चार्ज मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ तो इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ फॉल्स स्टेटमेंट। चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पर नेचर ने खुद क्रिएट कर रखा है, उसने खुद उसको प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है,
इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो नेचुरल हो। एक सिनोनिम से बोल सकते हो कि नेचुरल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, जो नेचर से रिलेटेड हो, ऐसे बोल सकते हैं, विच इज रिलेटेड टू नेचर। तो चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच, वर्च्यू ऑफ विच का मतलब क्या होगा बच्चों? बाय वर्च्यू ऑफ विच का मतलब क्या होगा? जिसके द्वारा या जिसके कारण, है ना, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस और experiences electrical and magnetic इफेक्ट। ठीक है बच्चों, ध्यान दें, जिसके कारण, बाय वर्च्यू ऑफ विच, जिसके कारण इट यानी कौन? इट मतलब चार्ज, प्रोड्यूसेज और एक्सपीरियंसेस, प्रोड्यूस करता है या फिर एक्सपीरियंस महसूस करता है, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये ई लिखा है बच्चों, आई नहीं है, ये ई है, क्या है? ई, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। सर एक बात बताओ कि यहाँ तक तो समझ में आ गया हमें, ये पूरा लाइन में समझ में आता है, ठीक है सर, हमें तो सिर्फ ये समझ में नहीं आ रहा है कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होता है और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। सर इसको समझाओ जरा डिटेल में। ठीक है सर, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है सर, इसको समझाओ। पूरा डिटेल में तो नहीं समझा पाऊंगा मैं अभी, क्योंकि पूरा डिटेल में समझने के लिए आपके पास पूरा 12th पढ़ा है, क्योंकि पूरे 12th में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लगभग 7 या 8 चैप्टर करते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो उसमें पूरा डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है ना। पूरे चैप्टर को तो इसी लेक्चर में कवर कर नहीं सकते हम, शॉर्ट कितने भी शॉर्ट करें तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, फिर इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे तब, जब रिलेवेंट चैप्टर्स जब आएंगे तब उसके बारे में हम डिटेल्स में और पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट के बारे में ज़्यादा जानते हैं क्या होता है। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या बेटा? इलेक्ट्रिकल, आप नोट भी करते चले बच्चों, आप साथ साथ नोट भी करते चले, ठीक है ना। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, इतने इजी वे में, इतना आराम से कि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। पैसेंस के साथ बैठे रहिए। इलेक्ट्रिकल इफेक्ट, सर इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होता है? एक चीज़ आपने सुना है कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, तो क्या करेंगे दोस्तों, ये प्लस है और ये माइनस है, क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? अट्रैक्ट, यानी कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर बट सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। ठीक है बच्चों, हाँ, यानी सेम चार्ज कहें तो प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एक दूसरा प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि दो पार्टिकल हैं और दोनों पे अगर पॉजिटिव चार्ज हैं, दो पार्टिकल हैं और दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपल करेगा। क्या करेगा बच्चों? रिपल करेगा। ठीक है, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। तो इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। ठीक है, अब समझ में आ गया इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। एक प्लस चार्ज है, यहाँ भी प्लस चार्ज है, क्या होगा? रिपल्सन। क्या होगा बेटा? रिपल्सन। क्या होगा यहाँ पे? रिपल्सन। ठीक है, सिमिलरली अगर बात करें, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, क्या होगा? अट्रैक्शन। क्या होगा बच्चों? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा बच्चों? अट्रैक्शन होगा। क्लियर है? जी हाँ, तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। और भी बहुत सारी बातें इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, जिसको हम इसी चैप्टर से शुरू कर देंगे पढ़ना। हम बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इसको देख सकें। ठीक है बच्चों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, चलो अब जरा मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में जानते हैं। सर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, चलो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा कि किसी करंट कैरिंग वायर के, अगर ये वायर है और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है ऊपर की तरफ,
तो इसके अराउंड चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि करंट कैरिंग वायर क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट से है, कहाँ से है, मैग्नेट से। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब हुआ कि उस रीजन में अगर कोई मैग्नेट आएगा तो वो या तो उसको अट्रैक्ट करेगा, नहीं तो रिपल करेगा। ठीक है, जैसे एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को या तो अट्रैक्ट करता है, नहीं तो रिपल करता है ना। तो वैसे ही तो ये किसके द्वारा होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा होता है। ठीक है, तो वैसे ही अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके अराउंड चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमने 10th में खूब पढ़ा है इसको, और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ, ये मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है। और नहीं भी आता है तो हम इसको पढ़ेंगे आगे, मैग्नेटिक इफेक्ट जब पढ़ेंगे तब इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बताऊं कि जब किसी करंट में किसी वायर में करंट फ्लो होगा तो उसके अराउंड क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो वायर में करंट क्यों फ्लो होता है सर, बताएं कि वायर में करंट क्यों फ्लो होता है। वायर में करंट तब फ्लो होता है जब वायर में इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज का फ्लो होता है। किसका फ्लो होता है बच्चों, चार्ज का फ्लो होता है। जब वायर में चार्ज का फ्लो होता है, यानी कि चार्ज कहें तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल वायर जो होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो मूव करते हैं एज ए चार्ज। तो जब वायर में इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, चार्ज जब मूव करता है तो क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड भी किसके द्वारा क्रिएट हुआ, मूविंग चार्ज के द्वारा। किसके द्वारा क्रिएट हुआ बच्चों, मूविंग चार्ज के द्वारा, मूविंग चार्ज। आगे बात समझ में। लेकिन आपने ये भी पढ़ा है कि जैसे ही करंट जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, पढ़ा है ना। तो करंट जीरो होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक गया यानी कि चार्ज रेस्ट में आ गया। चार्ज रेस्ट में आ गया यानी कि मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड तभी क्रिएट होता है जब चार्ज मोशन में होता है। जब चार्ज मोशन में होता है, चार्ज के पास नॉन जीरो वेलोसिटी होता है, तभी वो क्या क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, इसके उल्टा सोचो, मैं इसको लिखवाऊंगा अभी थोड़ी देर में शॉर्ट में। इसके उल्टा सोचो, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है, कोई चार्ज मूव कर रहा है, तो उस चार्ज में क्या लगेगा, फोर्स। क्या लगेगा, फोर्स। आई बात समझ में। क्यों लगेगा फोर्स सर, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है और जो चार्ज मूव कर रहा है उसका भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, फिर जो दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में टकराएंगे, आम भाषा में समझो, जब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में टकराएंगे तो या तो वो उधर जाएगा नहीं तो इधर आएगा। सिंपल सी लॉजिक है कि ना। यानी मूव करेगा, उसमें फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। अब आप ही सोचो ना कि आप दो लोग, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, दोनों टकराएंगे, एक तो गिरेगा ना, मतलब मूव कर जाओगे ना। अगर फास्ट आ रहे हो तो मूव तो करोगे ना। सिमिलरली वही कंडीशन होता है कि मूविंग चार्ज जो होता है उसके पास क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड। और क्योंकि वह मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है तो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब एक दूसरे का, जो दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में टकराएंगे तो फोर्स वहाँ फोर्स मतलब क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई होता है वहाँ पे, लगता है। ठीक है ना, किस पे, उस चार्ज पार्टिकल पे। तो हमने क्या पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड कब क्रिएट होता है, व्हेन चार्ज हैज नॉन जीरो velocity. When charge has non-zero velocity, then it has magnetic effect. Magnetic effect. तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट तो हमने समझ लिया बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट भी समझ लिया। ठीक है ना। वो एग्जांपल भी है कि अगर करंट पास हो रहा है किसी वायर में तो चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसे होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं। तो ये तो आपको पता है, और नहीं पता है तो भी हम पढ़ेंगे जब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जब करेंगे हम,
जब आपका 4th चैप्टर शुरू होगा तो उसमें हमको इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं आपको, ठीक है बच्चों। तो इतना नोट करें, अब आगे बढ़ते हैं हम। इतना नोट करें, इसको रब करके आगे बढ़ते हैं, इसे नोट करें। तो चार्ज हमने समझा क्या अभी? चार्ज का डेफिनेशन ही समझा है बेसिकली, ठीक है ना, और कुछ समझा ही नहीं है इस बोर्ड पे, बस एक ही चीज़ समझा है कि चार्ज का डेफिनेशन क्या होता है, उसको बढ़िया समझ लिया हमने। चार्ज की डेफिनेशन फिर से, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूसेज और एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है बच्चों। बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कोई जल्दीबाजी नहीं है। नोट करें, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों, नोट कर लो। ठीक है बच्चों, मैं रब कर रहा हूँ इसको। अब मैं रब कर रहा हूँ। और मैं अब आपको पढ़ाऊंगा सम पॉइंट्स रिगार्डिंग चार्ज, यानी कि चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाऊंगा, ठीक है ना बेटा। चार्ज के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाऊंगा, ठीक है बच्चों। तब तक फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के पास में, ठीक है। या कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में शेयर कर दो। अगर आपका स्टूडेंट्स का कोई फ्रेंड्स का कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में सेंड कर दो, ठीक है। फटाफट करो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। फटाफट बच्चों, फटाफट करें, फटाफट। चलो ध्यान दें। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? सम पॉइंट्स रिगार्डिंग चार्ज। सम important points regarding चार्ज। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग चार्ज, ठीक है बच्चों। सबसे जो पहला पॉइंट है वह है कि चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज इज ए कैसे क्वांटिटी है बच्चों? स्केलर। कैसे क्वांटिटी है? स्केलर। क्या होता है सर स्केलर क्वांटिटी? क्या होता है स्केलर क्वांटिटी? ऐसा क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो बट डायरेक्शन नहीं हो। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड तो हो बट डायरेक्शन नहीं हो, क्या कहलाता है? स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज भी कैसे क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। आ गई बात समझ में? पक्का आ गई बच्चों। अब चार्ज जब एक क्वांटिटी है तो उसको मेजर भी करते होंगे हम लोग, ऑफ कोर्स। अगर क्वांटिटी है, क्वांटिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? मात्रा। और क्वांटिटी है, चार्ज एक क्वांटिटी है तो उसको मेजर भी करते होंगे। तो मेजर करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ यूनिट भी होता होगा, लाजमी सी बात है। अगर डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं तो उसका यूनिट भी होता है, 2 मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर। तो इसे चार्ज का भी यूनिट होता है। क्या होता है बच्चों? यूनिट। सेकेंड पॉइंट है यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। बहुत आराम से पढ़ रहे हैं क्योंकि बेसिक आज पहला लेक्चर है, बिल्कुल बेसिक लेक्चर है। फास्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है ना बच्चों, ताकि आपको एक लय में आ जाओ, आप फ्लो में आ जाओ। फिर अपन धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाएंगे और उस लेवल तक ले जाएंगे जो आपके नीड है, मतलब ज़रूरी है जो आपके लिए, ठीक है। आज बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है बच्चों। यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है बच्चों? बताओ क्या होता है? क्या होता है यूनिट ऑफ चार्ज? क्या होता है? कूलम। क्या होता है बच्चों? कूलम। क्या होता है? कूलम। लिखते हैं किससे हम? सी से। किसे लिखते हैं बच्चों? सी से। क्या होता है? कूलम, ठीक है। रिप्रेजेंट सी से करते हैं और होता क्या है? कूलम। अब बात करते हैं डायमेंशन की। और ये फिजिकल क्वांटिटी है। चार्ज क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका डायमेंशन भी होता होगा, और डायमेंशन निकालना तो हमने पढ़ा है। डायमेंशन हम किसके टर्म में निकालते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी का टर्म में निकालते हैं। क्या चार्ज फंडामेंटल क्वांटिटी है? सर नहीं, चार्ज इज नॉट ए फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फिर हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हमने पढ़ रखा है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो उन्हीं के यूज करते हुए हम इसका डायमेंशन निकालेंगे, हाँ या ना? चलो निकालते हैं डायमेंशन ऑफ चार्ज। थर्ड पॉइंट क्या बच्चों? डायमेंशन ऑफ
चार्ज। चलो अब आपको मैं बेसिक एक चीज़ रिकॉल करवा रहा हूँ, बेसिक चीज़ रिकॉल करवा रहा हूँ जो आपने क्लास 10th में पढ़ा है। क्या पढ़ा है बच्चों? आपने पढ़ा है I इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। ये थर्ड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट, तो भी हम यहाँ पे वहाँ पे आपको ये चीज़ पढ़ाऊँगा, ठीक है ना बच्चों? और ये तो पढ़ा है ना, चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कि आई बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। पढ़ा है ना? चलो ठीक है, पढ़ा है। तो आई का क्या होता है? डायमेंशन क्या होता है सर? अच्छा, आई क्या होता है? करंट होता है। और इलेक्ट्रिक करंट याद करो क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी होता है, हाँ या ना? आई एम राइट? इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आई का डायमेंशन हो जाएगा ए एम्पियर, ए से लिखते हैं, इक्वल टू डेल्टा क्यू, क्यू का क्यू ही रहेगा क्योंकि हमें निकालना है, और डेल्टा टाइम का टी। तो क्यू का डायमेंशन क्या आ गया? क्यू बराबर ए इंटू टी। ये आ गया डायमेंशन। क्या आ गया बच्चों? डायमेंशन। किसका डायमेंशन? चार्ज का। क्या आ गया? ए इंटू टी, ए इंटू टी। आगे बात समझ में? डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या आया? ए इंटू टी। यह है डायमेंशन ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, नोट कर लें और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है, आप साथ साथ नोट भी करते चलो, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं। और आज से ही फर्स्ट लेक्चर है, आज से नोट्स बनाना शुरू कर देना, ठीक है ना? ओके बच्चों। और एक बात मैं आपको अभी बताना चाहूँगा कि आप किसी भी टीचर से पढ़ो, चाहे हमसे पढ़ो, किसी और से पढ़ो, किसी तीसरे से पढ़ो, चौथे से पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, बेटा आपको जिससे समझ में आता है ना उसको फॉलो करो, और प्लीज़ उसी को फॉलो करो, उसको फॉलो करो और उसी को फॉलो करो, दोनों बात याद रखना। समझ में आ गई? ताकि आपको टीचर का जो पढ़ाने का रिदम है ना वो समझ में आता है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर मैं आपको लगता है कि हाँ सर की पढ़ाई चीज़ें समझ में आ रही है, मुझे पढ़ना है सर से, तो मेरे साथ बने रहिए आप, ठीक है ना? और करते चलिए आगे, ठीक है बच्चों? ठीक है ना? फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे अब। अच्छा, अगर मैं आपको बताया था कि चार्ज, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। चलो इसके बारे में थोड़ा बताते हैं हम आपको, अभी बताएंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है तो एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है ये भी बता दो सर। अभी मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंटरेस्टिंग, मज़ा आ जाएगा वो सुन के। लेकिन उससे पहले आप ये बताओ कि एक क्वेश्चन तो लाजमी है ना दिमाग में कि एक इलेक्ट्रॉन पे या फिर एक प्रोटॉन पे चार्ज होता कितना है सर? तो जरा उसको कहते हैं चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? हमें तो ये तो पता है कि माइनस चार्ज होता है, ये तो ऑलरेडी पता है। कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। यूनिट क्या होती है? कूलाम, ठीक है। और सिमिलरली चार्ज ऑन वन प्रोटॉन लिख रहे हैं P से, ठीक है ना? या फिर E प्लस भी लिख सकते हैं हम, E प्लस दोनों लिख सकते हैं। कितना होगा? प्लस में होगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ठीक है बच्चों। अब समझो मैं बता क्या रहा हूँ आपको, बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात, ध्यान देना। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज माइनस में है और एक प्रोटॉन पर चार्ज प्लस में है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है सर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो ऐसे क्यों लगा, मतलब साइंटिस्ट को ऐसा क्यों लगा कि एक का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव में रखना पड़ेगा और प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव में रखना पड़ेगा? ऐसे क्यों लगा साइंटिस्टों को? कोई रीजन तो रहा होगा ना। दोनों का पॉजिटिव में रख देते, दोनों का निगेटिव में रख देते, क्या ही फर्क पड़ता था? एक का पॉजिटिव में दूसरे का निगेटिव में रखने का क्या मतलब बनता है? क्वेश्चन मार्क समझ में आया? मैं जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? ऐसे क्यों कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज को निगेटिव माना गया? ये माना गया है, उस समय मान लिया कि हाँ इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो हम पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है। हालांकि इसको पॉजिटिव मान सकते थे और इसको निगेटिव भी मान सकते थे।
क्योंकि साइंटिस्ट ने उसमें कुछ रीजन से ऐसे मान लिया तो ठीक है, लेकिन हाँ ऐसे क्यों कि इसमें एक को निगेटिव एक को पॉजिटिव मानना क्यों जरूरी था? ऐसे इसलिए जरूरी था कि जब इन दोनों चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बिहेवियर को स्टडी किया गया, इनके जो चार्ज हैं उनके बिहेवियर को स्टडी किया गया, तो ये पाया गया कि दोनों बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी शो कर रहा है। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन के चार्ज और प्रोटॉन के चार्ज आपस में अपोजिट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। कैसी प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं? अपोजिट प्रॉपर्टी, बिल्कुल अपोजिट। और इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो प्रोटॉन इधर जा रहा है। क्लियर? आई बात समझ में? हाँ। तो जब अपोजिट प्रॉपर्टी शो कर रहे थे तो एक का चार्ज नेगेटिव माना गया, दूसरे का चार्ज पॉजिटिव माना गया। आई बात समझ में? बट टेक्स्ट में यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूँ, आपसे अगर बोला जाए कि चलो एक क्वेश्चन देता हूँ बेसिक सा क्वेश्चन है, कंपेयर द चार्ज, कंपेयर टू चार्जेस इफ, पहला क्वेश्चन है अपने लेक्चर का, Q1 इक्वल टू कुछ भी लिख लो 8 इंटू 8 कुलामी लिख लो, Q2 इक्वल टू -8 कुलाम। ठीक है बच्चों, ऑप्शन दे रहा हूं मैं, Q1 ग्रेटर देन Q2, Q1 लेस देन Q2। थर्ड ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझना इसको, Q1 इक्वल टू Q2। और फोर्थ ऑप्शन है कैनॉट कंपेयर, अब बताएं, आपको तो लगता होगा ना कि सर ये 8 कूलम है, पॉजिटिव में है, ये -8 कूलम है तो नेगेटिव में, तो ये छोटा होगा, यानी Q1 बड़ा होगा Q2 से, यानी कि आपको अंदर से ऑप्शन 1 सही होना चाहिए। बट नहीं बेटा, हम चार्ज को कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में है, दोनों को साइन अलग अलग हैं। ये 8 कूलम चार्ज है, 8 कूलम चार्ज है, यानी कि ये प्रोटॉन का चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से कंपेयर ही नहीं कर सकते हम। मेरी बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन से कंपेयर ही नहीं कर सकते, इसलिए 8 कूलम चार्ज और -8 कूलम चार्ज का हम कंपेयर ही नहीं कर सकते, कैन नॉट कंपेयर। ठीक है, ये वैसा ही क्वेश्चन है कि आदमी का तुलना किसी जानवर से कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कर ही नहीं सकते हम। ठीक है ना, कर ही नहीं सकते। वैसे ही क्यों? क्योंकि 8 कूलम चार्ज किस पे होता है? प्रोटॉन पे होता है, और -8 कूलम चार्ज किस पे होता है? इलेक्ट्रॉन पे होता है। ठीक है बच्चों, तो एक पर प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है और एक पर निगेटिव चार्ज है, तो हम कंपेयर कर ही नहीं सकते ना, कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक तो प्रोटॉन, एक के पास प्रोटॉन है, दूसरे के पास इलेक्ट्रॉन है, कैसे कंपेयर करेंगे हम? अगर दोनों के पास, ऐसे सोचो, सुनो, दोनों के पास अगर पेन होता, दोनों के पास पेन होता, इसके पास भी पेन होता, इसके पास भी पेन होता, तब तो हम कंपेयर कर पाते कि हाँ इसके पास 8 पेन है और इसके पास -8 पेन है, तो इसके पास पेन ज़्यादा है। लेकिन इसके पास 8 पेन है और इसके पास 8 कॉपी है, तो बताओ किसके पास मतलब ज़्यादा पेन है, कॉपी है? कंपेयर ही नहीं कर सकते ना बेटा, कंपेयर ही नहीं कर सकते। कंपेयर करने के दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम। तो हम इस चार्ज का मैग्नीट्यूड तो कंपेयर कर सकते हैं, बट चार्ज को कंपेयर नहीं कर सकते। इस चार्ज के, मैं ये बोल रहा हूँ कि चार्ज के मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर सकते हो, बट चार्ज कंपेयर नहीं कर सकते। आई बात समझ में? अब तो आ गई होगी। इसका आंसर होगा कैन नॉट कंपेयर, कैन नॉट कंपेयर। ठीक है बच्चों, तो नोट करें, इसको नोट कर लें, आप लोग नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे। इसको नोट करें, आप लोग नोट करें बच्चों, नोट करें। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोग नोट कर लिए होंगे। मैं रब करता हूँ, ठीक है, मैं रब करता हूँ बच्चों, ठीक है। आराम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल आराम आराम से।
ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम। और 4 पॉइंट हो गए थे, 5वां पॉइंट लिखो जरा। चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। ठीक है बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ? अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात हम समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग बात समझेंगे, ध्यान देना। चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। अच्छा एक बात बताओ, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, इस पे कुछ इलेक्ट्रॉन है, इस पे भी पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, इस पे भी चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। हमने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाया और इस पे रख दिया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उठाया, इससे ब्लैक मार्कर से एक इलेक्ट्रॉन को उठा के ब्लू वाला मार्कर पे रख दिया। तो अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली यहाँ पे आ गया तो उसके पास में जो चार्ज है वो भी तो आएगा ना, या केवल नाम आएगा उसका? मैं बोलूँ कि मेरा नाम अगर दीपक है, दीपक इस रूम से उस रूम में चला गया, तो हमारा बॉडी भी तो चला गया ना उस रूम में, या केवल नाम गया? केवल बोल देना ही एनफ है। मेरा जो प्रॉपर्टी है, मैं चला गया, मेरा बॉडी चला गया, तो मेरा जो प्रॉपर्टी है वो भी तो चला गया ना साथ साथ उस रूम में। अब मेरी जो एक्टिविटी होगी वो उस रूम में होगी ना, तो इलेक्ट्रॉन की जो एक्टिविटी होगी, जो इसकी क्वालिटी होगी, जो चार्ज जो इसके अंदर है, वो तो ब्लू वाले पे आ गया ना, तो वो तो अब इस पे आ गया। तो अगर इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ आया, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और पार्टिकल को हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है कि ना? इलेक्ट्रॉन एक क्या है? पार्टिकल है, और पार्टिकल को हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को अगर ट्रांसफर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो भी तो ट्रांसफर हो जाएगा ना कहीं। आई बात समझ में? ये बात समझ में आ गई? हाँ, तो यही है। या फिर एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन को अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो प्रोटॉन पर जो चार्ज है या प्रोटॉन की जो प्रॉपर्टी है एक प्रोटॉन की, ये एक प्रोटॉन का जो मास है वो भी तो ट्रांसफर हो जाएगा ना बच्चों। आई बात समझ में? एक इलेक्ट्रॉन को जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो भी ट्रांसफ़र हो जाएगा, सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का जो भी क्वालिटी है वो सब ट्रांसफ़र हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये बात समझ में आ गई? तो यही लिखा हुआ है, चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर। बोलो, क्या ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? चार्ज इज ट्रांसफरेबल इन नेचर, हाँ या ना? क्लियर है? बिल्कुल। चलो, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम अभी आपको बताए थे, पॉइंट नंबर 3 शायद था अपना, 3 था, फिर से उसको मैं रिकॉल करवाता हूँ आपको। इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है बच्चों, उसको रिकॉल करवाता हूँ, ध्यान दो। स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल स्मॉलेस्ट चार्ज possible in nature which, क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन के तौर पर भी इसको यूज किया जा सकता है, ठीक है ना? which exist independently। अच्छा, पता है आज का लेक्चर तो सबको आसान लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हो, ये तो बहुत बेसिक से है, बहुत आसान है। बट क्योंकि जो पढ़े होंगे उनको आसान लग रहा होगा, लेकिन जिनको पता ही नहीं है ना उनको अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना? तो जिनको जो पढ़े हैं वो इग्नोर ना करें, नेक्स्ट वीडियो को देखें, ठीक है ना? ताकि वो चीज़ें जो आपको नहीं आती है वो सीख जाओगे आप, ठीक है? अगर आप ये सोचोगे नहीं मुझे पहला लेक्चर तो समझ में आ गया, ईजी लग रहा है, कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है इसमें, तो सारे लेक्चर ऐसा ही होंगे क्या फिजिक्स के? नो। अगर सारे लेक्चर ऐसा ही होते तो सारे बच्चों को 100 में 100 नहीं आते। सोचो, पहला लेक्चर आसान लगता ही है, ठीक है ना? और आसान बना के पढ़ा भी रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ ना आसान बना के। चलो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो फटाफट। तो स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल इन नेचर विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। देखो बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है?
-1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। या फिर एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है बच्चों, ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है और ये एक प्रोटॉन पे चार्ज है। ठीक है, अब समझना, यहाँ पे लिखा हुआ इंडिपेंडेंटली, विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली इसका क्या मतलब है, जो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करता है, जो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अब सुनो मेरे बात को, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, बहुत ही ध्यान से सुनना। ठीक है, और मेरा बात ये है कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्या अगर उसको हम काट देंगे, तोड़ देंगे, तो वो फिर इलेक्ट्रॉन ही बन जाएगा क्या? जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, क्या इसका आधा नहीं हो सकता है? बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। ये बिल्कुल सेम वैसा ही केस है कि एक इंसान आपका सामने खड़ा है, एक आदमी आपका सामने खड़ा है, उसको आप बीच से काट दो और आप ये एज्यूम करो कि दो आदमी बन जाएंगे, नहीं, नॉट पॉसिबल। नेचर अगर एक आदमी बनाया है, उस आदमी को काटते ही वो आदमी डेड कर जाएगा, वो आदमी बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो आदमी इंडिपेंडेंटली उसको गॉड ने बनाया है। इस नेचर ने उस इंसान को, इंसान के बॉडी को इंडिपेंडेंट बनाया है। आई बात समझ में? इस नेचर ने उस इंसान के बॉडी को इंडिपेंडेंट बनाया है। उसको बीच से काटने पर दो आदमी नहीं बनेंगे। जैसे आप एज्यूम करते हो कि एक लकड़ी है, उसको तोड़ देंगे तो लकड़ी ही तो रहेगा, ऐसा इंसान के केस में नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंसान इंडिपेंडेंटली, भगवान ने उसको इंडिपेंडेंट बनाया है, नेचर ने उसको इंडिपेंडेंट बनाया। वैसे ही नेचर ने एक इलेक्ट्रॉन को भी फ्री रहने के लिए, इंडिपेंडेंटली फ्री रहने के लिए एक ही बनाया है। और उसको हम तोड़ेंगे, काटेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन रहेगा नहीं, डेड कर जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी लूज कर देगा वो। जैसे इंसान डेड कर जाएगा, वैसे ही इलेक्ट्रॉन को तोड़ते ही वो इलेक्ट्रॉन अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा, यानी कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, वो इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। और जब इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, तो हम चार्ज की बात कर ही नहीं पाएंगे कि आधा चार्ज, इलेक्ट्रॉन को दो भागों में तोड़ दिए तो चार्ज कितना होगा, E/2। नो, रॉन्ग। फिर वो इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं ना सर। जब इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं तो चार्ज आधा होगा कहाँ से? होगा ही नहीं। तो जो चार्ज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है ना, वो एक इलेक्ट्रॉन पे होता है ये वाला चार्ज, और एक प्रोटॉन पे होता है ये वाला चार्ज। ये चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हों। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता हो। हाँ या ना? क्या मेरी बात समझ में आई आपको? पक्का समझ में आई? आ गई ना? हाँ। क्योंकि हम क्यों नहीं करता? क्योंकि हम प्रोटॉन को तोड़ेंगे तो प्रोटॉन बचेगा ही नहीं, प्रोटॉन अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देगा। ठीक है बच्चों, इसलिए एक प्रोटॉन का जो चार्ज है वो मिनिमम चार्ज है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। ध्यान देना, यहाँ पे लिखा हुआ है विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इसका मतलब है, इसका मतलब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। सर क्या इंडिपेंडेंटली क्यों लिखे हो? कुछ और, क्या डिपेंडेंटली चार्ज इससे छोटा एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ करता है। क्वार्क्स नाम सुनो? क्वार्क्स, क्वार्क्स जो है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के अंदर भी होता है, ठीक है ना, उसको तोड़ने पे बनता है, ठीक है ना। तो उस पर जो चार्ज होता है ना, उसमें जो चार्ज होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन 1/3 ये समथिंग होता है। तो लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता ही नहीं करता, वो पेयर में एग्जिस्ट करेगा। आई बात समझ में? मेरी बात समझ में आ गई? 1/2 ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, आई डोंट रिमेंबर नहीं है, बट हाँ जितना भी वो सिलेबस में है नहीं अपने को पढ़ने का। अपने सिलेबस में क्या है कि जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है वो चार्ज एक प्रोटॉन पे है जो पॉजिटिव है, या एक इलेक्ट्रॉन पे है। बाकी जो क्वार्क्स की बात कर रहे हैं हम, तो क्वार्क्स जो है उसमें जो चार्ज होता है वो इससे छोटा तो होता है, बट क्वार्क्स कभी भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता, वो कभी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता ही नहीं है, वो ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, ये नोट कर लो, मिनिमम स्मॉलेस्ट चार्ज पॉसिबल इन नेचर विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये और ये नोट कर लो, ठीक है ना? ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ हम इसकी बात करेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बच्चों, अच्छा लगा? आज के लिए इतना ही। राधे राधे।
टेक केयर योरसेल्फ। होपफुली अच्छा लगा होगा आपको। आप चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बच्चों के पास शेयर कर दें, मेरे दोस्तों के पास में। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा ना, उसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। इसमें हमने क्या पढ़ा, सम पॉइंट्स रिगार्डिंग चार्ज, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग चार्ज। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज और उस पर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी बनते हैं। वो 2-3 क्वेश्चंस भी करेंगे जो बढ़िया लेवल का बनते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, राधे राधे, बाय बाय। ठीक है बच्चों, कर लें, नोट कर लें आप लोग। बाय बाय।